हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए आगे आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपटीशन एक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? कंपटीशन एक्ट। देखिए जी, लॉ हमारा चल रहा है पेपर टू कॉमर्स के लिए, चाहे आप यूजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेट 2024 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आपका सेम सिलेबस है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर टू कॉमर्स के लिए लॉ में लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन एक्ट। अगर हम बात करें कंपटीशन एक्ट की, तो सर ये कंपटीशन एक्ट 2002 ये शुरुआत हुई है 2002 से। तो उससे पहले कोई एक्ट था क्या सर जिससे हम कंपटीशन के बारे में सोचते थे? कंपटीशन, अगर मार्केट में कंपटीशन रहे ना रहे, क्या रेस्ट्रिक्शन था, इसके बारे में कोई लॉ था क्या? जी बिल्कुल, इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं MRTP एक्ट 1969। 1969 में एक एक्ट बना था जो था मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है जी। सर ये एक्ट क्यों था? ये एक्ट था मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, या फिर कोई ऐसे ट्रेड जो गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन बाद में चूंकि इस लॉ में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, इसको सही करते हुए एक और एक्ट बनाया गया। कब? 2002 में, जिसका नाम दिया गया कंपटीशन एक्ट। में दोनों में फर्क क्या था? दोनों में बेसिक फर्क था कि एक मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करता था, दूसरा जो है अब जो नया वाला आया वो कंपटीशन को क्या करता है? वो कंपटीशन को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है कंपटीशन को। तो इसी की चर्चा आज के क्लास में करने जा रहे हैं। जो बेसिक चीजें होंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। बाकी हमें कोई मतलब ज्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो उसमें से जो हमारा टॉपिक होगा, जो सबसे बेस्ट होगा, हम उसको पढ़ लेंगे। चलें जी, आइए चलते हैं। कहां चलना है सर? आइए चलते हैं क्लास में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्यों करेंगे सर? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा किस चीज का सर? सारे यूसीनेट से रिलेटेड जितने भी सिलेबस कवर करा रहे हैं, आपके जेट से रिलेटेड और जो भी पीएचडी से रिलेटेड आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, सारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा बात भैया, आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको सारे नोट्स जो हैं आपको मिलते हैं, सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। चलिए, इसके साथ अगर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट 2024, तो अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए, ऑलरेडी हमारे 500 प्लस लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या करना है सर? अब कंपटीशन एक्ट पढ़ते हैं ना सर, बहुत हो गया है ना। चलिए, फिर भी मैं बता दूं कि बहुत जल्द आप सबके लिए बड़ा सा गुड न्यूज आने वाला है, बहुत बड़ा सा, है ना। तो वेट करिए, मिलेंगे। अब हम बात करें कंपटीशन एक्ट 2002 की। तो कंपटीशन एक्ट 2000 में क्या बोल रहा भाई साहब? एक बिल को रिप्लेस किया गया, एक लोकसभा में एक नया बिल पास किया गया। कब? 16 दिसंबर 2002 को। 16 दिसंबर 2002 को एक बिल पास किया गया। किसको रिप्लेस करके? जिसके एक्ट का नाम था MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो 1960 एक्ट में बना था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका टेंडेंसी क्या था कि मोनोपोली जो थे कॉमर्स में, ट्रेड में या इंडस्ट्री में, उसको उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने का था। और द एक्ट इज नॉन एज कंपटीशन एक्ट और एंटी ट्रस्ट लॉ। अभी जो एक्ट बना, जो 16 दिसंबर 2002 में जो बिल पास हुआ, उससे जो नया एक्ट बन के आया, उसका नाम पड़ा गया कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, तो किस एक्ट से रिप्लेसमेंट से बना सर? MRTP एक्ट से, 1968 में, है ना जी। चलिए, अब क्या बोल रहा है? इन 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? एक कमिटी को अपॉइंट किया था। कौन सा कमिटी था सर? किसके लिए था? कंपटीशन पॉलिसी और लॉ के लिए। किसके चेयरमैनशिप में था भाई साहब? VSVS राघवन कमेटी बनी थी, जो 2000 में इसने एक अपना रिपोर्ट सबमिट किया। और इसने रिपोर्ट में क्या कहा भाई साहब? देखो क्या बोला? कंपटीशन एक्ट फ्रेम्ड और पास ऑन द बेसिस ऑफ दिस कमिटी। और कंपटीशन एक्ट इसके बेसिस पर पास किया गया। बोल रहा है कंपटीशन एक्ट 2002 जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 2002 से हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट का जो एसेंट था, सहमति था, वो मिला जनवरी 2003 में। और सब्सिक्वेंटली इसको अमेंड किया गया। जो देखो, ये इतना नहीं कि 2002 में आया उसका चुप हो गया, फिर उसमें जो और कमियां थी उसको अमेंड किया गया अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। और फिर से इसको गैजेट ऑफ
सॉरी, फिर से 2003 में हुआ, फिर 2007 में हुआ, ध्यान समझिएगा। 2002 में एक्ट आया, फिर 2007 में एक अमेंडमेंट हुआ, फिर 2023 में एक अमेंडमेंट हुआ, और इस 11 अप्रैल 2023 से अब द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 इम्प्लीमेंट किया गया, ये काम किया गया। तो मतलब मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो 3 बार इसको चेंजेस लाया गया। कब सर? एक तो 2002 में एमआरटीपी से इसको रिप्लेस किया गया, दूसरा सर अमेंडमेंट एक्ट जो था 2007 में आया वो दूसरा, और तीसरा था जो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2023। तो ये 3 बातें याद रखने लायक आपके लिए है ना जी। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं, कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार सवाल पूछे गए। तो सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। अगर बात करें कि कोई कंपटीशन, मार्केट में अगर कोई कंपटीशन चल रहा है और उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे चीजों को ये क्या करता है? रोकता है, प्रिवेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक मार्केट है और उस मार्केट में एक शहर है, उस शहर में कुछ 100 दुकानें हैं जो आपकी किताब की हैं, और उन सारे किताब के दुकानदारों ने ये डिस्कस कर लिया कि भाई साहब इस प्राइस पे ही हम बेचेंगे, इससे कम में नहीं बेचेंगे। तो वहां पे क्या लगेगा? वहां पे कंपटीशन एक्ट आएगा, उसको बोलेगा भाई साहब ऐसा आप नहीं कर सकते। बात समझ में आई? जी सर। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका, टू प्रमोट एंड सस्टेन इन कंपटीशन मार्केट। तो भाई साहब कंपटीशन को की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए इसको ये प्रमोट करता है। तीसरा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के इंटरेस्ट का क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है कि भैया कंज्यूमर क्या देख रहा है, क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। चलिए, फोर्थ की बात करें, टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय द अदर पार्टिसिपेंट्स मार्केट्स इन इंडिया फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो भैया ये इंश्योर करता है कि जो ट्रेड जो है, जो हमारा अदर पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो सके, उसका फ्रीडम मिल सके, वो उसमें कोई दिक्कत ना आ सके। तो ये बात 4 जो है आपको याद रखनी है, ये चारों याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। इसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट का, तो सर फीचर्स क्या है? सर फीचर्स जो है वो 4 फीचर्स दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? देखो ध्यान से समझना, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मजा आने वाला है। कह रहा था 4 फीचर्स क्या है? पहला है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स का प्रोहिबिशन करना जो एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर का कंसीडर किया जा रहा है। एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर मतलब जो कंपटीशन के खिलाफ में है। तो क्योंकि ये कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन को प्रमोट करता है, तो इसीलिए यहां पे प्रोहिबिशन होगा वो सारे एग्रीमेंट्स जो कंपटीशन को प्रमोट नहीं करते, यानी कंपटीशन के लिए एंटी है, एंटी कॉम्पिटिटिव है। अभी एग्जांपल दिया था ना कि किसी मार्केट में कुछ दुकानदार मिलकर ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको हम मार्केट में इस रेट पर सामान बेचेंगे, इससे क्या होगा? सर ये ऐसा एग्रीमेंट अगर कोई कर रहा है तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर का है, और ऐसा एग्रीमेंट इसका आप नहीं कर सकते कंपटीशन एक्ट 2002 के हिसाब से। क्लियर है बात? जी सर। देखो क्या कह रहा है, सच एग्रीमेंट्स नेमली टाई इन अरेंजमेंट्स। टाई इन अरेंजमेंट वही टाई अप करना कि सर हम 4 लोग मिलके और तेज बन रहे है ना, कि भाई साहब आप तो मतलब हम अपना रेट में बेचेंगे, कस्टमर कुछ भी बोलता रहे, मेरा रेट होगा। एक्सक्लूसिव डीलिंग्स, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिफ्यूजल डील, डील को रिफ्यूज कर जाना। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस शैल बी प्रिज्यूम्ड एंटी कॉम्पिटिटिव, इसको मान लिया जाएगा कि ये क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव के नेचर के हैं। इफ दे कॉज और लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, अगर कोई इस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि भैया ऐसा कोई भी अरेंजमेंट या एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते जिससे कंपटीशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। बोल रहा भाई साहब अगर कोई इंटरप्राइज, if an enterprise by imposing unfair or discriminatory conditions or limiting or restricting production of goods or services or indulging in practices resulting in denial of market access तो throw in any other mode are prohibited। बोल रहा भाई साहब देख, मान लेते हैं अभी अंबानी जी हैं, ठीक, बिल्कुल अंबानी जी कोई चीज बेच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब अंबानी जी के सामने कोई टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। अब छोटा मोटा दुकानदार वाला है उसको क्या नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिको एक बहुत बड़ी कंपनी है जी, तो पेप्सिको बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटा सा कंपनी पेप्सी का अपना फैक्ट्री खोल शुरू किया,
वो क्या कि छोटा वाला कंपनी कोई खरीद लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते, उसके पोजीशन को आप नहीं दे सकते और उसका पोजीशन आप नहीं ले सकते, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अकेला मार्केट नहीं रख सकते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि बड़ा मछली छोटा मछली को नहीं खा के खत्म कर सकता, छोटा मछली को भी अपना अपना काम बेचने का अधिकार है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रोहिबिशन है, आप डोमिनेंट पोजीशन बनाए नहीं रह सकते। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जर्स, तो बोल रहा भाई साहब ऐसा मर्जर या ऐसा कॉम्बिनेशन जो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट रखेगा, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा कंपटीशन पे, वो इंडिया में वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा, मतलब उसको इंडिया में नहीं चलना है। मतलब सीधा सी बात है, दो या चार कंपनी मिलकर बोलेगा भाई साहब हम ही सब कुछ कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मार्केट आपका फ्री है, कंपटीशन आपको बना के रखना पड़ेगा। फिर है इंटरेस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ देखो, एक तो सीसीआई का गठन हुआ ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्यों? क्योंकि कोई भी अगर दिक्कत होती है कंपटीशन से रिलेटेड तो आदमी जाएगा कहां? आदमी जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, और वहां पे उसकी सारी सुनवाई होगी। अभी आगे देखेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, चलो स्कोप और फोकस ऑफ द एक्ट। देखो जो मेन फोकस है ना एक्ट का, सर वो कहां है? वो यहां है। आप देखो, अगर बात करें सेक्शन 3 में बात किया गया है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के बारे में, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 4 है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि भैया डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज जो है वो कौन से सेक्शन में है। रेगुलेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जर्स, तो 5 कॉम्बिनेशन और मर्जर 5, 2 और 6 में है। अंडरटेक कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, ये जो है सेक्शन 49 में। तो इसको बस याद रख लीजिएगा, जिससे क्या होगा सर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट बात करें तो ये क्या है सर? डिफरेंस दिया हुआ है कि सर एमआरटीपी एक्ट जो 1969 में बना था और कंपटीशन एक्ट 2002 में बना, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में क्या डिफरेंशिएट है? क्यों आपका कंपटीशन एक्ट लाया गया? आइए दोनों का डिफरेंशिएट को देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एमआरटीपी एक्ट 1969 की, तो वो क्या है सर? ये बेस्ड है प्री रिफॉर्म सिनेरियो पर, और ये कंपटीशन एक्ट बेस्ड है पोस्ट रिफॉर्म सिनेरियो पर। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो एमआरटीपी एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो था प्रिवेंट करना, किसके लिए? कि भाई साहब जो भी मोनोपोली है ना, उसको रोकने का काम। देखो क्या कह रहा है? प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डिटरमिनेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो वैसे ट्रेड प्रैक्टिसेस जो मोनोपोली नेचर के थे उसको भाई साहब प्रिवेंट करना। दूसरा, अगर हम बात करें कंपटीशन एक्ट की, तो कंपटीशन एक्ट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? कि भैया जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कंपटीशन पर, दोनों में फर्क है, एक तो मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, दूसरा बोल रहा है नहीं, जिसका कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उस वैसा चीज आप नहीं करेंगे, उसको प्रिवेंट करेगा और प्रमोट करेगा कंपटीशन, सस्टेनिंग द कंपटीशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर्स एट मार्केट प्लेस और इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो इसके लिए क्या करना है सर? ये कंपटीशन एक्ट प्रमोट करता है कंपटीशन को और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, ताकि वो मार्केट में फ्री रह सके। तो तीसरा होगा एमआरटीपी कमीशन जो है के पास पावर था कि क्या? पास ओनली सीज और डिसिस्ट ऑर्डर, यही ऑर्डर पावर था। एमआरटीपी में का जो कमीशन था उसके पास पावर क्या था? कि ओनली सीज कर सकता था या डिसिस्ट कर सकता था ऑर्डर्स को। बट कंपटीशन एक्ट के पास पावर है, ऑर्डर क्या है? पास, एक ऑर्डर पास करता है कि प्रिवेंट या पनिश कर सके। यहां पनिशमेंट वर्ड आ गया, ध्यान रखना, यहां पनिश करने का पावर नहीं था, उसको सीज करने का, डिसिस्ट करने का पावर था। किसमें? एमआरटीपी में। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपटीशन एक्ट में, तो यहां पे ऑर्डर, कंपटीशन एक्ट में ऑर्डर पास किया जा सकता है प्रिवेंट करने का भी और पनिश करने का भी, जो कंपटीशन के एडवर्स इफेक्ट की बात करे। देखो एमआरटीपी में 14 ऑफेंसेस थे, ठीक है ना, विच आर जो नेचुरल जो था अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस के था, और यहां 4 ऑफेंसेस को रखा गया है जो माना गया है कि वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। साइज ऑफ द फर्म के फैक्टर हुआ करता था कि जितना बड़ा साइज उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डोमिनेंस को देखेंगे। यहां फोकस किया गया है फर्म के स्ट्रक्चर का, ना कि साइज फैक्टर का। कंपटीशन ऑफेंस इंप्लिसिट है और नॉट, यहां कंपटीशन ऑफेंस एक्सप्लिसिट है, ठीक है। चलिए अब बात करें नेक्स्ट, एक और चार्ट है, इसको भी देख लीजिए। अगर इस चार्ट की बात करें तो थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एमआरटीपी मीनिंग क्या बोला? एमआरटीपी एक्ट जो है इंडिया का फर्स्ट कंपटीशन लॉ है
क्या की कंसिस्ट कर रहा है भाई, लॉ और रेगुलेशन जो गवर्न करता है क्या, डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट प्रैक्टिसेस को। और कंपटीशन एक्ट किसके लिए, तो सर ये इनकरेज करता है कि मेंटेन कर सके कंपटीशन और हम कंज्यूमर के प्रोटेस्ट इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट कर सके मार्केट प्लेस पर, ये बात है। बेसिस क्या है सर, एमआरटीपी एक्ट जो है 1960 में बेस्ड था प्री लिबरलाइजेशन और प्री ग्लोबलाइजेशन फेजेस पर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो 1992 के बाद हुआ ग्लोबलाइजेशन का, उसके पहले वाला ये फेज में था। कंपटीशन एक बेस था मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी में, जहां ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन और ये चीज हो चुका था। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, है ना, ये तो बात सही है यार। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस मतलब रिस्ट्रिक्ट करना मोनोपोली को, है ना, और प्रिवेंट करना। और इसका एक था कंपटीशन को प्रमोट करना और हेल्दी और सस्टेनेबल कंपटीशन रखना। पर्पस क्या था, टू प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड अनजस्ट प्रैक्टिस, और यहां इंकरेज था कंपटीशन और मेंटेन बिजनेस ऑटोनॉमी। ये सब भाई साहब रिफॉर्मेटरी नेचर का था और ये पनिटिव नेचर का। पिन्यूटिव नेचर मतलब पनिशमेंट यहां मिल जाए, कंपटीशन एक्ट में पनिशमेंट है, आपका एमआरटीपी में पनिशमेंट नहीं था, वो सिर्फ रिफॉर्मेटरी नेचर का था, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। सर क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कि कोई तो बॉडी होनी चाहिए ना जो देखेगा कि भैया ये कंपटीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मार्केट में सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जो मोनोपोली अपना अधिकार लेके बैठा हुआ है। बात समझ रहे हो जी। तो आज हम अभी उसकी बात करने वाले हैं। क्या है, सेक्शन 7 डिफाइन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। सेक्शन 7 में किसकी बात करी गई है कि कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, इसकी बात करी गई है। क्या कहता है देखो, कह रहा है इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ कमीशन टू बी कॉल्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भैया जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, अपॉइंट किया जाता है क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अपॉइंट क्या किया जाता है जी, इस एक्ट के लिए एक बॉडी को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम लोग कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन बोल रहा है द कमीशन शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट, ये कमीशन क्या होगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, नेम हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, जिसका अपना परपेचुअल सक्सेशन होगा, कोई आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, उसका एक कॉमन सील भी होगा, स्टाम्प भी होगा, उसके पास पावर भी होगा, और उसके प्रोविजन इस एक्ट के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से उसके पास सब्जेक्ट भी होगा टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। किसके लिए, एक्वायर करने के लिए, होल्ड करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, और कॉन्ट्रैक्ट एंड शेल बी सेड नेम्स। देखो भाई साहब सीधा सीधी बात मानो कि एक ऐसी बॉडी जो कंपटीशन से रिलेटेड सारा टर्म्स देखेगी, वो ये बॉडी के बारे में बताया गया सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 कह रहा है सेक्शन डिफाइन कंपोजिशन ऑफ कमीशन एज पर द अमेंडेड कंपटीशन एक्ट 2007। तो भाई साहब सेक्शन 8 बता रहा है कि कितने लोग होंगे कंपटीशन सीसीआई में, तो कमीशन सेल कंसिस्ट है चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, और नॉट लेस देन 2 और नॉट मोर देन 10 अदर मेंबर्स। तो एक तो चेयरपर्सन पक्का है, उससे ज्यादा दो मिनिमम और 10 मैक्सिमम, तो मिला जुला के ये कहें कि 10 और 1 11 मेंबर हो सकते हैं जी। प्रोवाइडेड दैट बशर्ते, क्या बोल रहा है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द चेयरपर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा, चेयरपर्सन को, और मेंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और एक वो मेंबर जो फर्स्ट ईयर में कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में रहेगा। तो ये 2 लोगों का जो है कौन करेगा जी, सर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इसको, ठीक है जी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, द चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हु हैज बीन or is qualified to be a judge of high court or has a knowledge of and professional experience of not less than 15 years in international trade, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, or in any other matter which is the opinion of central government। तो भाई साहब सीधा सीधा ये कह रहा है कि भैया जो बनने वाला होगा ना चेयरमैन, वो क्या होगा सर, वो एक जज होगा हाई कोर्ट का, ये इतना रहना चाहिए, या फिर किसी प्रोफेशनल चीज का वो एक्सपर्टीज होगा, कितने दिन
15 साल किस फील्ड में काम किया हो, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, कॉमर्स में, लॉ में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, इतने दिन वो 15 साल काम किया हो, तब वो चेयरपर्सन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल होल्ड टाइम मेंबर्स। हाँ, चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स होंगे वो होल्ड टाइम मेंबर्स होंगे, पूरे समय के लिए वो मेंबर्स होंगे, ये भी बात कहा है। अब नेक्स्ट चलें सर, बिल्कुल चलिए। आइए नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि टर्म क्या होगा, ऑफिस का टर्म क्या होगा, कितने साल के लिए और चेयरपर्सन रहेगा और अनदर मेंबर कितने साल के लिए रहेगा। चलिए तो पहला अगर हम बात कर रहे हैं तो चेयरपर्सन जो बात कहा गया है कि भैया चेयरपर्सन जो होगा वो 5 साल के लिए रहेगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि चेयरपर्सन 5 साल तक तब तक रह सकता है, या तो वो 67 साल का हो गया हो, है ना, तो वो रह सकता है, या फिर उसकी 5 साल की टर्म पूरी हो गई हो, ये दोनों में पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये था चेयरपर्सन के लिए। और अगर हम नॉर्मल की बात करें अदर मेंबर की, तो उसके लिए जो है वो 65 साल है, 65 साल और 5 इयर्स, विचएवर इज क्या दोनों में से कौन पहले, विचएवर इज बिफोर, है ना, ये तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। चलो तो देखो क्या कह रहा है, वही कह रहा होगा जो मैं बताया आपको। क्या? द चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। देखो 5 साल तक के लिए रखा जी, फ्रॉम द डेट विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, कब से? जब से वो ऑफिस में एंटर करता है, एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए कब होगा? प्रोवाइडेड दैट नो चेयरपर्सन और अदर मेंबर शैल होल्ड ऑफिस सच एज ही हैज अटेंड। बोल रहा है कि भैया अदर मेंबर या चेयरपर्सन कोई भी अगर नहीं हुआ है वहां कुछ कोई अपॉइंट, तब वो रीअपॉइंटमेंट किया सकता है। कब? कौन से केस में? जब उसका उम्र 67 इयर्स नहीं हुआ हो। किस केस में? चेयरपर्सन केस में, और अदर केस में 65 साल। भाई साहब सीधा सीधी एग्जांपल के तौर पर समझ लो, एक तो 5 साल के लिए है, दूसरा रीअपॉइंट तभी हो सकता है जब वो 65 साल उसका उम्र ना हो। 65 साल उम्र हो गया होगा तो अदर केस में, अदर मेंबर में, तो भैया हो गए आप, आपका रिटायरमेंट आ गया। और अगर चेयरमैन है तो उसमें 67 इयर्स आपको छूट दिया गया 2 साल का। ठीक है, चलो तो ये था कि क्या था, ये था जी आपका टर्म। ठीक है, 5 इयर्स के लिए। ठीक, उम्र क्या होना चाहिए भैया? चेयरपर्सन के लिए 67 इयर्स और अदर पर्सन के लिए 65 इयर्स। ये ध्यान रखना, कितना? 65 साल। अब या तो 5 साल का ये टर्म कंप्लीट कर लो या इतना कंप्लीट कर लो, दोनों में से जो हो गया पहले चले जाओ। ठीक है, और 67 ईयर के पहले सर 5 साल भी कंप्लीट हो गया और मेरा 67 साल भी नहीं हुआ तो आप रीअपॉइंट किए जाएंगे, है ना जी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलिए सर, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सर देखिए, अपील करना पड़ेगा आपको 2 जगह। एक तो ट्रिब्यूनल में अगर कोई दिक्कत आती है तो ट्रिब्यूनल में आपको अपील करना पड़ेगा जो सेक्शन 53 में मेंशन है, और दूसरा अपील आपको करना पड़ेगा अगर यहां आपको नहीं सुनवाई होता है तो सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले हम अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात देख लें, फिर चलेंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट में। क्या कह रहा है देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एंटरप्राइज और एनी अदर पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डायरेक्शन, डिसीजन और order referred to in clause A of 53A may prefer an appeal। बोला भाई साहब इतना जितना बोला ना, चाहे वो स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, एंटरप्राइज हो, कोई भी पर्सन हो, सबको अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके आप क्या कर सकते हैं सर? आप कंप्लेन कर सकते हैं वहां पे क्लॉज ए के अंतर्गत। अब दूसरा क्या बोल रहा है, एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 कितने दिन में फाइल कर सकते हैं आप? 60 days, period of 60 days from the date to which a copy of direction or decision order made by the commission is received by the central government or the state government or local authority or enterprise or any other referred to and that subsection, it shall be in such form and accompanied by such fee may be prescribed। तो भैया 60 दिन के अंदर आप इसमें अपील कर सकते हैं, provided that बशर्ते the appellate tribunal may entertain an appeal after the expiry of said period of 60 days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filling within that period। तो बोल रहा है भाई साहब अगर मान लो 60 दिन तक में नहीं हम कर पाए तो अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई साहब 60 दिन तक ये फील नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास वैलिड रीजन था, तो भाई वो 60 दिन के बाद भी अपील कर सकता है। चलिए थर्ड नंबर देखें, कह रहा हूं रिसिप्ट ऑफ अपील अंडर सबसेक्शन 1 एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard pass such orders
their own as things fits, confirming, modifying and setting a direction and decision appealed against। तो भैया जब आपको अपील मिल जाएगा तो सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या कर सकते हैं, पार्टीज का आप देख क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपील ट्रिब्यूनल सेल एक्सटेंड कॉपी सेंड करेगा किसको, हर जो ऑर्डर किया या फिर कमीशन में जो दोनों पार्टीज गई उसके बिहाफ में, और फिर एक फाइल करेगा, अपील फाइल करेगा अपील फाइल बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 1 shall be dealt with by its expeditiously possible and endeavors shall made to dispose the appeal within 6 months from the date of receipt appeal। देखो अपील का रिसिप्ट जिससे मिल जाएगा उसके 6 महीने के अंदर इसको डिस्पोज किया जाना चाहिए। तो ये बेसिक चीज था, आपको बस इसमें यही याद रखना है कि 60 दिन का पीरियड, 60 दिन तक आप अपील कर सकते हैं। 60 दिन के बाद अगर आप अपील करना चाहिए तो आपको वैलिड रीजन देना होगा, वैलिड रीजन रहा तो आपका अपील एक्सेप्ट हो सकता है। अब अगर मान लो वहां सही नहीं रहा तो आपको कहां अपील करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जो सेक्शन 53 में मेंशन है। क्या कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और कमीशन, एनी स्टेटरी अथॉरिटी और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी एंटरप्राइज और एनी पर्सन एग्रीड बाय डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आ गया उसके 60 दिन के, मान लो ट्रिब्यूनल वाला डिसीजन नहीं तुमको समझ में आया तो उसके डिसीजन के 60 दिन के अंदर तुम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई ये बात से हो जाए कि भैया 60 दिन इसके पास वैलिड रीजन है, ठीक है, एक्सपायर कर गया, नहीं कर पाया, तो बाद में भी वो एक्सेप्ट कर लेगा सेम एज ट्रिब्यूनल में था। तो 60 दिन की बात है और इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बेसिक यही था, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट इतना ही है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट है। चला जाए जी सर, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।